In this chapter, let's talk about heat budget and temperature of the earth. Now guys, आप ये समझिए जब सन से डायरेक्ट सनलाइट अर्थ की तरफ आती है तो उसको आप कहते हैं इनसोलेशन यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन। एंड जब यही एनर्जी अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसी एनर्जी को वापस से रेडिएट बैक करता है जिसको आप कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। याद रखिएगा इस चीज को। नाउ सन से आती हुई डायरेक्ट सनलाइट यानी कि इंसोलेशन हमेशा शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन के रूप में होती है, यानी कि हायर एनर्जी है तो वेव की लेंथ थोड़ी शॉर्ट है इसलिए वो हायर एनर्जी है। वहीं जो अर्थ से निकलने वाली आउटगोइंग रेडिएशन है जिसको आप टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं वो हमेशा लॉन्ग फॉर्मेट में होती है, लॉन्ग वेव। बिकॉज एनर्जी लेस है इसीलिए जो वेवलेंथ है वो काफी लेंदी होती है, हायर होती है। प्लीज अंडरस्टैंड। तो सन से आती हुई डायरेक्ट सनलाइट इज शॉर्ट वेव रेडिएशन ऑल्सो नोन एज इंसोलेशन, एंड अर्थ से री रेडिएट होती हुई एनर्जी इज लॉन्ग वेव रेडिएशन ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। नाउ गाइस, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशंस हैं आइए समझते हैं। हमारी अर्थ किस तरीके से हीट अप होती है इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारी सन से आती हुई लाइट यानी कि शॉर्ट वेव रेडिएशन अगर हमारे एटमॉस्फेयर के टॉप पर 100 यूनिट है, तो वो कुछ इस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आएगी। नाउ अगर ये आएगी तो मैं आपको इसके आगे की कहानी बताऊंगा आफ्टर दिस थिंग। देखिए, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन एक बार बहुत सीरियसली करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जाकर भर सकते हैं इस फॉर्म को। दिस इज सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स बैच फॉर्म। यहां पर आपको 40% स्कॉलरशिप मिल जाएगी आफ्टर फिलिंग अप दिस फॉर्म। प्लीज फिल अप दिस फॉर्म। दिस 40% स्कॉलरशिप यू कैन अवेल विद निर्णय आईएएस ऑफिसर बैच, जहां पर रवि कपूर सर आपको खुद गाइडेंस देंगे। इसके साथ साथ लाइव क्लासेस मिल जाएंगे। एक फाउंडेशन बैच है जहां पर आपकी वर्ड टू वर्ड जो सिलेबस में लिखा है उसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, फुल सिलेबस कवर किया जाएगा, आपको डेडिकेटेड मेंटरशिप मिलेगी, जीएस सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, आंसर इवैल्यूएशन मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ लेट्स मूव टू दी इंसोलेशन पार्ट। देखिए, 100 यूनिट एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर के टॉप पर आई तो इसमें से 35% यानी कि 35 यूनिट्स ऑफ एनर्जी जो है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? देखिए, जो एक मिरर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि विदाउट एब्सॉर्बिंग डायरेक्टली रिफ्लेक्टिंग इट। तो यहां पर 27% इज रिफ्लेक्टेड बाय दी क्लाउड्स, क्योंकि क्लाउड्स व्हाइट होते हैं, उसमें आइस क्रिस्टल्स होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हमारी एयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं, सॉलिड एरोसोल्स, जो अगेन लाइट को स्कैटर एंड रिफ्लेक्ट करते हैं। वो 6% कर देते हैं, और हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो भी सम परसेंटेज को रिफ्लेक्ट करता है, 2%। यानी कि अर्थ की जो टोटल रिफ्लेक्टेड लाइट है दैट इज अबाउट 35%। इसी को हम अर्थ का एल्बीडो कहते हैं। एल्बीडो यानी कि अलविदा, यानी कि वो लाइट जो डायरेक्टली अलविदा हो गई अर्थ पर पड़ते ही। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सम पार्ट ऑफ द सनलाइट इज एब्सॉर्ब बाय आवर एटमॉस्फेयर। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं सबसे पहले तो थर्मोस्फियर के अंदर आयंस हैं जो इस डायरेक्ट सनलाइट को, इंसोलेशन को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन है जो यूवी लाइट को ऑफ द सनलाइट एब्सॉर्ब करता है। इसके साथ साथ जो पार्टिकल्स हैं वो भी डायरेक्टली गर्म हो जाते हैं। एंड ये तीन चीज इन टोटल, और हमारा जो वाटर वेपर है वो भी डायरेक्ट सनलाइट को एब्सॉर्ब कर सकता है। 14% जो सनलाइट है वो एब्सॉर्ब हो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो 35% रिफ्लेक्ट हो गई, 14% एटमॉस्फेयर में एब्सॉर्ब हो गई, ये हो गई 49%। और सिर्फ 51% इंसुलेशन हमारी अर्थ पर पहुंचती है, जिससे हमारी अर्थ जो है वो गर्म होती है। नाउ जब अर्थ गर्म हो जाती है तो वापस से ये री रेडिएट करती है इस लाइट को, और जब ये इस लाइट को री रेडिएट बैक करती है तो उसमें से 17% लाइट डायरेक्टली स्पेस में, जी हां, इट लूजेस टू स्पेस, डायरेक्ट रेडिएशन टूवर्ड स्पेस। नाउ बचती है 34 यूनिट्स। अब ये 34 यूनिट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, आउटगोइंग रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन हमारा एटमॉस्फेयर एब्सॉर्ब कर लेता है। हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर और ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि
कार्बन डाइऑक्साइड, SF6, मीथेन, CH4, ऐसी गैसेस जो शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट हैं लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर सकती हैं। सो 34% इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर। तो हमारे एटमॉस्फेयर में अब इन टोटल 14% प्लस 34% एनर्जी है, ठीक है, दैट इज 48%। अब हमारा एटमॉस्फेयर इस 48% एनर्जी को भी री रेडिएट बैक कर देता है इनटू द स्पेस, यानी कि जो हीट बजट है वो नेट जीरो है। हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है ओवरऑल एनुअल एवरेज टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर का अबाउट 19% है बिकॉज वहां पर लैंड मास ज्यादा है, और साउथ हेमिस्फीयर का अबाउट 16% है बिकॉज वहां पर ओशंस ज्यादा हैं, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर आपको वहां पर देखने को मिलता है। अब यही जो एनर्जी अर्थ कभी लेती है कभी देती है, ये अर्थ के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू विंड्स जो कि 80% है, एंड ओशन करंट्स जो कि अबाउट 20% एनर्जी को री रेडिएट बैक करते हैं। तो यार ये बात आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ये जो हीट बैलेंस है इसमें वेरिएशन क्यों आता है? आप ये समझिए कि अर्थ पर हर जगह सेम अमाउंट ऑफ हीट नहीं होती। 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच के रीजन्स में हमेशा हीट सरप्लस होती है यहां पर, यानी कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो हायर है एंड आउटगोइंग रेडिएशन इतनी नहीं होती, यानी कि यहां पर ज्यादा एनर्जी होती है, कम यहां से बाहर जाती है। इस सरप्लस हीट को पोल्स की तरफ ट्रांसफर करने का काम करती हैं प्लैनेटरी विंड्स और ओशन करंट्स, याद रखिएगा। वहीं 40 डिग्री नॉर्थ से पोल्स तक एंड 40 डिग्री साउथ से पोल्स तक जो रीजन है यहां पर एनर्जी डेफिसिट होती है, और यही एरियाज इस एक्सेसिव हीट को सरप्लस की यहां पर एब्सॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज टेम्परेचर। देखो हीट और टेम्परेचर को अक्सर एक ही माना जाता है लेकिन दोनों सेम चीज नहीं है। हीट एक फॉर्म है एनर्जी की और टेम्परेचर उस एनर्जी का मेजरमेंट है, यानी कि हीट के मेजरमेंट को आप टेम्परेचर कहते हैं। किलो क्या है? 100 किलो, मोटा आदमी है लेकिन वो मोटापे का मेजरमेंट है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? किलो। तो जब हीट की वजह से मॉलिक्यूल्स ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करते हैं तो टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं। वहीं दोस्तों जब हीट कम हो जाती है तो ये वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स की कम हो जाती है, चीजें ठंडी हो जाती है। सिंपल शब्दों में कहूं, टेम्परेचर बताता है कि कोई जगह या कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन? नंबर 1 पर है लैटिट्यूड। देखिए इक्वेटर पर सन की रेज ज्यादा डायरेक्ट पड़ती हैं, एंगल 90 डिग्री के आसपास होता है, इसलिए वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। जब भी आप लाइट को डायरेक्टली मारते हैं कहीं तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। आप समझिए सनलाइट की इंटेंसिटी इक्वेटर के आसपास के रीजन्स में हायर होती है, इसलिए वहां पर आपको टेम्परेचर्स भी काफी ज्यादा हाई देखने को मिलते हैं। और पोल्स पर यही लाइट काफी टेढ़ी पड़ती है, लोअर एंगल्स पर पड़ती है, एक्यूट एंगल पर पड़ती है। जब भी आप लाइट टेढ़ी मारेंगे तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो यहां पर सन रेज स्लैंटिंग होती हैं और टेम्परेचर्स कम होते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो लैटिट्यूड है। सेकंड फैक्टर आता है ऑल्टीट्यूड। देखिए कहा जाता है कि ऑल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते हैं यू आर गोइंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट दैट इज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सनलाइट सिर्फ 14% एब्जॉर्ब हो रही है, आप समझिए एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर ही हमें टेम्परेचर फील होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप टेरेस्ट्रियल रेडिएशन 34% एब्जॉर्ब हो रही है, तो अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जितना दूर जाएंगे टेम्परेचर उतना कम होगा। इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, यानी कि हर किलोमीटर की हाइट के साथ टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए पहाड़ों में प्लेन्स के कंपैरिजन में टेम्परेचर कम होता है, मौसम सुहाना होता है। थर्ड है कॉन्टिनेंटैलिटी, जिसका मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखिए सी एक मॉडरेटिंग इफेक्ट लेकर आता है, बिकॉज जो वाटर है वो धीरे धीरे गर्म होता है एंड देन धीरे धीरे ठंडा होता है। ये एक हीट रिजर्वॉयर की तरह काम करता है, कहीं भी किसी भी एरिया के टेम्परेचर को बहुत हाई नहीं होने देता और बहुत लो नहीं होने देता। मुंबई में आप टेम्परेचर डिफरेंस देख लें, गर्मी में सर्दी में ज्यादा नहीं है। गर्मियों में टेम्परेचर 35-36 डिग्री जाता है और सर्दियों में 15-16-17 डिग्री। वहीं दिल्ली की बात करें, जो डिस्टेंस फ्रॉम द सी बहुत ज्यादा है, दिल्ली के अंदर विंटर टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री चला जाता है।
वहीं समर्स में 50 डिग्री क्रॉस कर जाता है। तो दिस इज कॉन्टिनेंटैलिटी। नेक्स्ट है ओशन करंट्स और एयर मासेस। देखिए वार्म ओशन करंट्स किसी भी रीजन के टेम्परेचर्स को बढ़ा देते हैं, ऐसे ही वार्म एयर मासेस भी यही काम करते हैं, एंड कोल्ड अगेन ठंडा कर देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन जनवरी एंड जुलाई, जिसके लिए हम आइसोथर्मल मैप्स को यहां पर एक बार देखना पसंद करेंगे। लेट्स लुक एट द आइसोथर्मल मैप्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कहां पे है? सॉरी गाइस, राइट, दीज आर द मैप्स। ये रहे, वर्ल्ड मैप ले लेते हैं एक। राइट, फाइन। तो देखिए सबसे पहले जनवरी की बात करते हैं। इन द मंथ ऑफ जनवरी आपको पता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर विंटर्स हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स हैं। तो जनवरी में नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड मास ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट काफी शार्प हो जाते हैं। ओशंस पर आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो इक्वल टेम्परेचर्स के प्लेसेस को कनेक्ट करती हैं। आइसोथर्म्स नॉर्थ की तरफ बेंड करते हैं, जैसे कि अगर कहीं वार्म ओशन करंट है तो वहां पर भी वो बेंड होंगे, और लैंड पर साउथ की तरफ टर्न करते हैं। तो अगर आप बात करें जनवरी की, है ना, तो जो आइसोथर्म है, याद रखिएगा दोस्तों, ओशंस पर आइसोथर्म्स नॉर्थ की तरफ बेंड करते हैं ऐसे, यानी कि यहां पर टेम्परेचर्स हाई रहेंगे और लैंड पर टेम्परेचर्स लो रहेंगे। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी का रिवर्स होता है जुलाई में। जुलाई में जनरली आइसोथर्म्स लैटिट्यूड के पैरेलल हो जाते हैं, कहां पे? जी हाँ, सदर्न हेमिस्फीयर में। और आप देखेंगे कि यहां पर यही सिचुएशन थोड़ी सी उल्टी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, दैट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की। व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर? देखिए नॉर्मली जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर्स कम हो जाते हैं, और ये रेट होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ऑफ हाइट, है ना। इसी को आप नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है, स्पेसिफिकली क्लियर विंटर नाइट्स में, जहां पर ये ट्रेंड उल्टा हो जाता है। अर्थ सरफेस ज्यादा ठंडा हो जाता है और अर्थ का जो सरफेस है वो उसके ऊपर की हवा को कूल डाउन करता है, और जैसे ही अर्थ के ऊपर की हवा कूल डाउन होती है, जो उसके ऊपर की हवा है वो थोड़ी गर्म रहती है। तो यही आपका टेम्परेचर इन्वर्जन है, यानी कि हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज अगर हो जाए तो उसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, और हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता जाए तो उसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से आप देखेंगे लैप्स रेट को आप इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव लैप्स रेट भी इसको कहा जाता है, फाइन, टेम्परेचर इन्वर्जन को। तो ये होता है दोस्तों आपका टेम्परेचर इन्वर्जन। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। टेम्परेचर इन्वर्जन अपर एटमॉस्फेयर में होता है, जब आप जाते हैं कहां पर? जी हाँ, आप ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर चले जाएं, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अपर एटमॉस्फेयर इन्वर्जन को कहते हैं। कोहरा बनना भी टेम्परेचर इन्वर्जन का ही एक रिजल्ट है। सो गाइस यहां पर हम इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, एंड बात करेंगे वाटर वेपर की। दैट्स इट, बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।